हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की सुपर डुपर क्लास में हम सभी लोग क्रांति कोण को समझने वाले हैं, साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने वाले हैं और क्रांति कोण अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है उस संबंध को निकालेंगे। और ही दोस्तों साथ साथ आप लोगों को क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कुछ एग्जाम्पल को बताने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए शानदार ज़बरदस्त तरीके से तैयार हर एक चीज़ को समझने के लिए और बेहतरीन सा नोट्स से बनाने के लिए। तो समझते हैं दोस्तों ये क्रांति कोण होता क्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा समस्या पता है लोगों को कहाँ होती है? यहाँ पर होती है कि कौन सा सघन माने और कौन सा विरल माने, कौन सा सघन माने कौन सा विरल माने, यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो पहले सबसे बड़ी समस्या का तुरंत निपटारा करते हैं और देखो कैसे निपटारा करते हैं। यहाँ दोस्तों मैं परिभाषा पहले लिख दिया हूँ, ठीक है, परिभाषा लिख दिया हूँ। अब ये परिभाषा आपको ना रटाऊँगा नहीं, ये फिगर बनाऊँगा मैं और उसी फिगर पे आपको मैं डिफिनीशन सिखाऊंगा। आपको यहाँ बोल के दिखाऊंगा कि आप ऐसे यहाँ से फिगर से याद रखो और जब फिगर से याद रखोगे ना कभी आप भूल ही नहीं सकते। मेरा वादा है कभी आप भूल ही नहीं सकते। जरा देखो आप कैसे करते हैं। सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण, देखो भाई आपतन कोण दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आपतन कोण। अब बताओ आपतन कोण कहाँ होगा? तो जहाँ पे प्रकाश किरणें आपतित होंगे तो वह क्या होगा? आपतन कोण होगा। ये देखो तो सघन माध्यम में जो आपतन कोण है कहाँ पर है? सघन माध्यम में। तो इसमें ये आपतन कोण यहाँ पे बनेगा, अपवर्तन कोण यहाँ बनेगा। ये तो बात क्लियर है। आपतन कोण यहाँ पे, अपवर्तन कोण यहाँ पे, इसका मतलब ये माध्यम आपका होना चाहिए सघन, ये माध्यम होना चाहिए विरल। कितने लोग इसको विरल लेते हैं, इसको सघन ले लेते हैं और क्रांति कोण का फिगर बना के चले आते हैं। तो एग्जामिनर देखता है, फिगर देखता है आपका विरल यहाँ पे, सघन यहाँ पे, वाह भाई वाह, वो समझ जाता है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों अपने को ये समझना है कि आपतन कोण भाई आपका यहाँ पे तो होगा और आपतन कोण किस माध्यम में है? सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण। तो ये बहुत बड़ा जो आपको दिक्कत रहता कि कौन सा विरल है कौन सा सघन है, तुरंत सॉल्व हो गया कि जहाँ पे आपतन कोण होगा वो कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये दोस्तों है अपना सघन माध्यम। ये अपना कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। और ये अपना है विरल माध्यम, रेयरर मीडियम। ठीक है, विरल माध्यम। ये कोई इंसिडेंट रे है, कोई आपतित किरण है। ठीक है, ये आपतित किरण यहाँ पे आई, ठीक है आई, तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे किरण क्या होगा? अपवर्तित होगा। किरण क्या होगा? यहाँ पे अपवर्तित होगा। थोड़ा देखो लाइनिंग मुझसे सीधी नहीं बन रही भाई, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो मुझसे लाइनिंग सीधी नहीं बन रही है। ये थोड़ा बनाता हूँ, ये देखो भाई ये हो गया आपका आपतन कोण। ये अविलंब, ये आपका क्या नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे है। यहाँ पे जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। अब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? अविलंब से दूर हटेगी। क्या होगा? अविलंब से दूर हटेगी। देखो ये है अविलंब से दूर हटना, ऐसे अविलंब से दूर हट रही है। तो ये कोण क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण आर कहलाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो प्रकाश का अपवर्तन जो हमने अगली क्लास में सीखा हुआ था, अगली क्लास में सीखा हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। अब बताओ अपवर्तन कोण कौन सा है? ये है अविलंब और ये है अपवर्तित किरण। इनके बीच का जो एंगल है ये है आपका कौन सा एंगल? अपवर्तन कोण है। तो अपवर्तन कोण बताओ ये 90 डिग्री है? नहीं, अपवर्तन कोण 90 डिग्री कब होगा? जब ये वाली किरण यहाँ पे आ जाए, है ना। ये वाली जो किरण दोस्तों यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण बनेगा वह कोण क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो आपतन कोण है उस आपतन कोण को और हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो मैंने बढ़ा दिया। ये अब मैं इस वाले में आपतन कोण को, इस वाले में किरण को हटाता हूँ। अब ये जो आपतन कोण है मैं आपतन कोण ना लिख करके उसको मैं आई बराबर सी लिख दे रहा हूँ। आई बराबर सी।
अभी जो आर यहाँ पे है, अब प्रकाश कण यहाँ पे ना जा कर के प्रकाश कण इसी पे ऐसे चली जाएगी, ऐसे, और ये दोस्तों कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो ये जो घटना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। यहाँ पे विरल माध्यम में बना हुआ, सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो प्यारी सी डिफिनीशन आपको दोस्तों यहाँ से देखो, कहाँ से, सघन माध्यम है, यस, सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण, सी को हम लोग विशेष आपतन कोण बोल रहे हैं। सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। याद होगी डिफिनीशन। अब ये समझ में आ गया आपको सघन कौन सा लेना है, विरल कौन सा लेना है। अब क्रांतिक कोण में कैसे क्या चीज़ें, सब कुछ आपको समझ में आ गई है कि सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। चलो भाई, क्रांतिक कोण दोस्तों आपको समझ में आ गया बढ़िया से। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं TIR। क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब दोस्तों ये TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो अपने को समझना है ना, अरे भाई अपने को यहीं से समझना है। अगर दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे मान चलो कि ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण से ज़्यादा अगर हम लोग कोई प्रकाश की किरण को आपतित कराएं, जो मान चलो इसमें आपतन कोण का मान 40 डिग्री है। अगर सपोज है दोस्तों आपतन कोण का मान 40 डिग्री पर ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, परावर्तित जो अपवर्तित हुई है ये 90 अंश के कोण पर हुई है। अगर हम लोग 40 से 50 कर दें, 40 से 50 कर दें, जब 40 से 50 करेंगे ना, 40 से 50 करेंगे ना, तो प्रकाश किरण जो यहाँ पे गई है ये वापस इसी माध्यम में वापस चली जाएगी, वापस इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। उसका फिगर देखो भाई कैसे क्या हो जाएगा। फिगर दोस्तों मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो ये है अपना अपवर्तक पृष्ठ। ये क्या है दोस्तों, अपना अपवर्तक पृष्ठ है जिससे प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये कोई इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे जो है इसका मान अब जो विशेष आपतन कोण जिसे हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से ज़्यादा है, ठीक है। क्रांतिक कोण से ये क्या है, ज़्यादा है। ये क्रांतिक कोण से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्रांतिक कोण ज़्यादा है, इसको मैंने लिखा C। अब ये दोस्तों अगर क्रांतिक कोण से ज़्यादा मान से हम लोग क्या कराएंगे, आपतित कराएंगे, तो प्रकाश की किरण वापस इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। और यही घटना हमारी क्या कहलाती है, यही घटना दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो परिभाषा क्या लिखवा दे भाई, परिभाषा क्या हो जाए यहाँ पे, यदि हम लोग आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से और अधिक बढ़ाएं, अगर हम लोग दोस्तों आपतन कोण I का जो मान है क्रांतिक कोण C से थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस चली गई, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस चली गई। यही घटना क्या कहलाता है, अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब पूरी तरीके से परावर्तित हो गई, पूरी तरीके से क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना है अभिलंब, ये अपना है अभिलंब। ये कौन सा माध्यम होगा, समझ गए होंगे आप लोग, सघन माध्यम होगा। ये कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा, ठीक है। तो परिभाषा भाई मैं आपको वो लिखवा दूं, क्या लिख देता हूं भाई परिभाषा में, यदि आपतन कोण स्मॉल आई, आपतन कोण स्मॉल आई का मान, आपतन कोण स्मॉल आई का मान क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण का सिंबल कैपिटल C। यदि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण कैपिटल C से और अधिक बढ़ाएं, और अधिक बढ़ाएं, और अधिक बढ़ाएं, जब और अधिक बढ़ाएंगे और अधिक बढ़ाएं,
तो प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण, तो जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश किरण उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, ठीक ना। जिस माध्यम से आती रहेगी उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाती है, लौट जाती है। यह घटना, यही घटना, यही घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो ये बात समझ में आ गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब दोस्तों आपसे 2 नंबर में पूछता है या 1 नंबर में पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त क्या है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त क्या है, तो आप लोग पहले क्रांतिक कोण यहाँ पे डिफिनीशन बना के ये फिगर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डिफिनीशन लिख करके ये फिगर बना लो। उसके बाद दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त। मैं आवश्यक शर्त दोस्तों यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आवश्यक शर्त देखो, अब आवश्यक शर्त ना अपने को कहीं और से रट्टा मारने की कोनो जरूरत ही नहीं है, अपने को दोस्तों समझना है तो इस फिगर से। तो आवश्यक शर्त ये है, यानी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी होगी जब दोस्तों प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। अगर दोस्तों आप सोच लो, आप कल्पना करके देखो कि अगर हमारी प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती, इस रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती, तो क्या अपने को TIR की घटना देखने को मिलती? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो होता क्या है, वह अभिलंब की ओर झुकती है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि अभिलंब से दूर होना चाहिए। तो विलंब से दूर तभी होगी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो पहली घटना तो समझ में आ गई, पहला आवश्यक शर्त समझ में आ गया, पहला आवश्यक शर्त समझ में आया। आवश्यक शर्त क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का आवश्यक शर्त, पहला शर्त क्या आया, पहला शर्त दोस्तों ये आया कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम में प्रवेश करे, ठीक है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करे, प्रवेश करे, तभी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी, अन्यथा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलने वाली नहीं है। दूसरा देखो भाई, दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखो हमने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर रहेगा तभी अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होगा। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग इस आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से कम करेंगे तो अपने को क्रांतिक कोण की जो कंडीशन है वही नहीं मिलेगी। अगर हम लोग दोस्तों जब तक ज़्यादा नहीं करेंगे, यानी अगर अपना आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा नहीं रहा तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरी घटना लिख दिया जाए भाई, दूसरा शर्त क्या है, आपतन कोण I का मान, आपतन कोण स्मॉल I का मान क्रांतिक कोण स्मॉल C से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण स्मॉल C से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। आपतन कोण स्मॉल I का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण C से अधिक होना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा है तो अपने को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मैं साइड होता हूँ, वीडियो को रोक करके धुआंधार तरीके से सब कुछ नोट कर डालो भाई। चलो भाई आगे आते दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, ठीक है। अरे मिटा उठाए कहा, एकदम दोस्तों रब करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि अपना क्या है, जो मैंने बोला कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, उस संबंध को हम लोग दोस्तों कैसे निकालते हैं उसको ज़रा बहुत प्यार से समझिएगा और उस पर अपने को न्यूमेरिकल को टपकाने का मौका मिलेगा और उस मौके को छोड़िएगा मत,
चूकिएगा मत, किसमें? न्यूमेरिकल को टपकाने में। अगली वीडियो दोस्तों आपको न्यूमेरिकल की मिलने वाली है, धुआंधार न्यूमेरिकल लगाएंगे। जो हमने चैप्टर जितना इसे जो अपना इस कुमार मित्तल बुक वाले चैप्टर में होगा जितने न्यूमेरिकल, उस सारे न्यूमेरिकल को अगली वीडियो में हम लोग टपकाने वाले हैं, ठीक ना। तो पहले हम लोग हेडिंग क्या डाले भाई? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। दोस्तों देखते हैं कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या है। यहाँ पे दोस्तों आप फिगर देख रहे हो, मैं थोड़ा आवश्यक शर्त को भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो फिगर अपना और चमकीला दिखाई देगा, ठीक ना। ये देखो, यह देखो, अब चमकीला दिखाई दे रहा है ना। अब अपने को लग रहा है कि ये फिगर है, ठीक है। इसी फिगर का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है सघन माध्यम, और यहाँ पे अपना कौन सा माध्यम था? विरल माध्यम। सघन माध्यम को दोस्तों हम लोग कांच मान सकते हैं, और विरल माध्यम को हम लोग वायु मान सकते हैं। मान सकते हैं नहीं? एकदम मान सकते हैं। तो मैंने क्या मान लिया? सघन माध्यम को कांच और विरल माध्यम को मैंने क्या मान लिया? वायु मान लिया। तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण, यहाँ पे दोस्तों प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? यहाँ पे प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो तब स्नेल के नियम से जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो। अभी देखो कितने आसानी तरीके से निकालने वाले, स्नेल के नियम को समझने वाले हैं। और स्नेल का नियम दोस्तों यही ही नहीं, बार बार मिलने वाला है प्रकाश की में, ठीक है। तो स्नेल के नियम को हम लोग छोड़ सकते नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे लेंस मेकर फार्मूला, ये सब चीज़ें ना समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आगे समझ में आता रहेगा बढ़िया तरीके से। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो, तब स्नेल के नियम से तब दोस्तों स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, अपने को यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्नेल का नियम लगाते हैं तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई, तो साइन आई बटा साइन आर, आई की जगह पे सी, वाह वाह भाई मजा आ गया। साइन सी बटा साइन आर, आर की जगह पे 90 अंश साइन आर, ठीक है। आर लिखे क्या है? आर की जगह 90 अंश लिखे ना भाई, क्यों आर लिखे हम लोग? एक बार मैं लिख देता हूँ यार, साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। तो एन एक बार मैंने फार्मूला लिखा, एक बार दोस्तों मैंने फार्मूला लिख ही दिया, ठीक है। तो साइन आई की जगह पे साइन सी, साइन आर की जगह पे साइन 90 अंश बराबर एन। एन की जगह पे लिखना पड़ेगा, जी से ए में जा रहा है, जिसमें जाता है वो बाद में भाई देखो 1n2 लिखते थे ना, तो 1 से 2 में जाता था, 1n2 लिखते थे। तो यहाँ पे जी से ए में जा रहा है, क्या लिखेंगे? जी एन ए। कितने लोग दोस्तों आप लोग गलती से क्या लिख देते हो? ए एन जी, और ए एन जी लिख के फंस जाते हो। ऐसी गलती अपने को एकदम नहीं करना है, ठीक है। ए एन जी कब लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण एयर से क्लास में जाएगा तब। हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे? जी एन ए। क्यों? क्योंकि अपनी दोस्तों जो प्रकाश की किरण है वह ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या हो जाएगा? जी एन ए, जी एन ए। साइन सी की जगह पे साइन सी और साइन 90 अंश का मान 1 बराबर ए एन जी को देखो, मैं ए एन जी को दोस्तों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1 ए एन जी। जी एन की जगह मैंने क्या ले लिया? 1 ए एन जी। तो दोस्तों यहाँ से ए एन जी बराबर 1 साइन सी, ए एन जी बराबर 1 साइन सी। ये दोस्तों फॉर्मूला निकल के आ गया। ए एन जी बराबर 1 साइन सी, ये अपना क्या निकल के आ गया? प्यारा सा फार्मूला निकल के आ गया। यही दोस्तों क्या कहलाता है? एन बोले तो अपवर्तनांक, सी बोले तो क्रांति कोण। यही अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध का सूत्र है। यही अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध का सूत्र है। मजा आ गया? चलो भाई, ये चीज़ समझने में मजा आया ना? चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग क्या देख लेते हैं कि अपना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, ठीक है भाई। उदाहरण जरूर देखो, कभी कभी क्या होता है ना, एक नंबर में आपको वही उदाहरण में कह देता है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है? ऐसा अगर पूछ लिया तब क्या करोगे? उसके लिए मैं बता रहा हूं ना, वहां से आपको टपाक से आंसर देना है। देखो भाई क्या है, तो पहले हम लोग क्या लिख दें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप लोग TIR लिख सकते हो ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ट्रिक। अब वो दोस्तों ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा चमकीला दिखाई दे जाए, जहाँ पे उसकी चमक बढ़ जाए, ठीक है, वहाँ पे आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन मारना है। जहाँ पे आपके साथ धोखा हो, वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। मैं ये चीज़ियाँ आपको प्रकाश के परावर्तन में बता के रखा हूँ। एग्जाम्पल बताया था ना, एग्जाम्पल में ये सब चीज़ मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपके साथ धोखा हो वहाँ पे होता है क्या? अपवर्तन। और जहाँ पे ज़्यादा चमक बढ़ जाए वहाँ पे होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, वह देखो क्या है भाई, जो हीरा होता है ना, हीरे की चमक बढ़ जाना। ठीक है, हीरे की चमक, जो दोस्तों हीरे की चमक होती है, वह हीरे की चमक जो है ज़्यादा आपको अगर दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इसीलिए हीरे की चमक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, हीरे की चमक हो गया। और देखो भाई दूसरा दोस्तों, जो कांच होता है, कांच अगर कहीं चटक गया है, हल्का सा चटक जाना, एक होता है टूटना, अलग चीज़ होता है। किसी आप पत्थर से मारो वो कांच टूटे ना, ठीक है, टूटे ना, टूट के अलग ना हो, कि वह चटक जाना, ठीक है। तो वो जो जहाँ पे दरारें पड़ी हुई है ना, या जहाँ पे कांच में दरारें पड़ी हुई हैं, वो दरारें जो है आपको और चमकीली दिखाई देती हैं। ठीक है, क्यों चमकीली दिखाई देती हैं? क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। ठीक है, कांच की दरारों में चमक। ठीक है, ये हो गया। एक बेहतरीन भाई एग्जाम्पल है आपका प्रकाशिक तंतु। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एक नंबर के लिए आपका बेहतरीन इंपॉर्टेंट है प्रकाशिक तंतु। ये आप IMP लगा दो भाई। प्रकाशिक तंतु दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए प्रकाशिक तंतु किस प्रकाशिक घटना पर आधारित है, तो क्या बताओगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु दोस्तों एक ऐसा उपकरण होता है, कह सकते हैं, या एक ऐसी संरचना बनाई जाती है कि जिसमें मतलब जो है सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा हानि के जो है प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा हानि के भेजने वाला जो उपकरण है, उस उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई। चौथा, ठंडे देशों में मरीचिका, ठीक है, या रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में जो मरीचिका है, वह दोस्तों मरीचिका जो है आपको किसी घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने जो एग्जाम्पल आपको चारों दिया, ये चारों एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ कि आज जो है आपको जो सिखाया गया, पहले मैंने बताया आपको क्रांति कोण क्या है? सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांति कोण कहलाता है। फिर दोस्तों मैंने आपको सिखाया पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मैंने बताया, यदि आपतन कोण I का मान क्रांति कोण से और बढ़ाएं तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस चली गई, यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त क्या है? कि प्रकाश किरण सदैव विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया ये प्रवर्तन था क्रांति कोण में संबंध ANG = 1/sin C। ये फार्मूला आपकी जुबान पे होना चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल को टपकाना चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद ये 4 एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताया दोस्तों आपको 2 मिनट के अंदर फिर मैंने रिकैप किया
ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि आज की क्लास में अपने को क्या सीखने को मिला। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में इस चैप्टर के जो हम लोग नई बुक से न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, उस नई बुक में केवल और केवल 9 ही सवाल हैं, 9th न्यूमेरिकल है, और 9 सवाल को दोस्तों एक ही वीडियो में मैं आपके लिए निपटाने वाला हूं। और उस 9 सवाल को जब लगाएंगे ना, तब अपने को लगेगा कि जो हमने जो पिछले वीडियो में कुछ फार्मूले सीखे हुए, वो फार्मूले हमारे लिए कितने काम के हैं। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार, धुआंधार, ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई सबको बाय बाय, लव यू, राधे राधे।